प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। घर पर ही रहना है और अपनी पढ़ाई भी जारी रखना है, क्योंकि घर ही बन जाएगा विद्यालय हमारा और हम चलाएंगे ई पाठशाला। अपने इस वीडियो में आज हम लोग कक्षा 8 के पाठ 2 मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव निर्मित वस्तुएं, जैसे कि हमारा टॉपिक है मानव निर्मित वस्तुएं, तो मानव निर्मित वस्तुएं क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो हमारे आसपास देखिए, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जो कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, उसमें बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हम कहते हैं भगवान ने बनाया है। तो भगवान ने तो बनाया नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। तो जो वस्तुएं प्रकृति में पाई जाती हैं, जो वस्तुएं प्रकृति में पाई जाती हैं, हमारे आसपास नेचर में पाई जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, हवा है, पानी है, सूर्य की रोशनी है, मिट्टी है, खनिज है। तो ये सभी चीज़ें हमको प्रकृति में प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं। तो हम उनको, चूँकि ये हमें प्रकृति की तरफ से मिलती है, तो हम ये मान लेते हैं कि भगवान ने ये सब चीज़ें खुद दी हुई हैं। पेड़ पौधे भगवान ने बनाए हैं, हवा, पानी, सूर्य, मिट्टी, खनिज। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मनुष्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाता है। पहले मनुष्य की ज़रूरतें कम हुआ करती थीं, धीरे धीरे मनुष्य की ज़रूरतें बढ़ीं और उनकी मुख्य ज़रूरतों में, मनुष्य की मुख्य ज़रूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान होता है। तो ये जो मनुष्य द्वारा चीज़ें बनाई जाती हैं, उन चीज़ों को या वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित। निर्मित का मतलब क्या हुआ, बनाई हुई, मानव द्वारा बनाई हुई वस्तुएं। तो अपने आसपास प्राकृतिक वस्तुएं तो हम कम देखते हैं, लेकिन मनुष्य द्वारा बनाई हुई वस्तुएं बहुत ज़्यादा देखते हैं। मनुष्य इन वस्तुओं को बनाता क्यों है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो मनुष्य द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, तकनीकी, मशीनरी, विज्ञान और मशीनों के प्रयोग से दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे पहले मनुष्य क्या थे, खानाबदोश थे, न रहने की जगह, न खाने की जगह, न कपड़ा लत्ता, कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो मनुष्य ने अपनी इन मुख्य ज़रूरतों को, रोटी, कपड़ा और मकान को सबसे पहले पूरी करने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाना शुरू किया। तो देखिए, ये मूलभूत जो आवश्यकताएं मनुष्य की होती हैं वो क्या होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करना शुरू किया। तो उसके लिए इन्होंने क्या क्या करना शुरू किया, क्या क्या बनाना शुरू किया। तो मनुष्यों द्वारा निर्मित कुछ वस्तुओं के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं वस्त्र यानी कपड़े की। मनुष्य पहले खानाबदोश थे, पत्ता लपेटा करते थे, जंगलों में रहा करते थे, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को ढकने के लिए, अपने तन को ढकने के लिए पहले तो वो पत्तों को लपेट लिया करते थे, लेकिन अब आधुनिक युग में क्या है, वस्त्र का निर्माण करना शुरू किया, जो कि एक मानव की मूलभूत आवश्यकता भी है। अब इन वस्त्रों को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के रेशों का प्रयोग किया जाता है, धागों का प्रयोग किया जाता है। तो ये धागे अगर सूती हैं तो वस्त्र हमारे सूती होते हैं, धागे ऊनी हैं तो ये वस्त्र हमारे ऊनी होते हैं, धागे रेशमी हैं तो वस्त्र हमारे रेशमी होते हैं, और धागे अगर संश्लेषित हैं, लैब में बनाए हुए हैं, तो ये धागे या वस्त्र जो हमारे होते हैं वो संश्लेषित होते हैं। तो ज़्यादातर वस्त्रों का प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार बनाता है। सूती वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, कपास से। ऊनी वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, तो ऊन हमको कहाँ से प्राप्त होता है, जंतुओं के बाल से, भेड़ से। और रेशम के धागे किससे प्राप्त होते हैं, रेशम के कीड़े से, जो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं और फिर उनसे रेशम निकाला जाता है। और संश्लेषित रेशे क्या हैं, विभिन्न प्रकार के स्रोतों से लैब में या प्रयोगशाला में अपनी आवश्यकता अनुसार मजबूत और टिकाऊ रेशों का निर्माण ये मानव करता है, जिन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। अब इन संश्लेषित रेशों में क्या क्या है, टेरिकॉट का कपड़ा है, टेरिलिन, नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन और रेयॉन।
तो इस तरह से कपड़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने तरह तरह के कपड़ों को बनाना शुरू कर दिया। तो जो सूती कपड़े होते हैं जैसे कुर्ता पजामा, शर्ट, पैंट, तो ये सब ऊनी कपड़ों में जैसे स्वेटर है, कंबल है, शाल है, रेशमी में जैसे रेशम का कुर्ता पजामा है, रेशम की साड़ियाँ हैं, संश्लेषित रेशों में बाद में टेरिलिन के कपड़े, नायलॉन के कपड़े, पॉलिस्टर के कपड़े, रेयॉन के कपड़े। तो ये जो संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़े होते हैं ये बाकी कपड़ों के कंपैरिजन में आसानी से धुल जाते हैं, आसानी से साफ़ हो जाते हैं और इनके कंपैरिजन में थोड़ा मजबूत और टिकाऊ भी होते हैं। तो इस तरह मनुष्य ने अपनी तन को ढकने के लिए वस्त्रों का निर्माण किया। ये देखिए तरह तरह के वस्त्र, पजामा है, टी शर्ट है, ठीक है, शर्ट है, टॉप है, जीन्स है, स्कर्ट है, साड़ी है, पैंट है, शर्ट है, कुर्ता पजामा, ये कपड़ों का भंडार है। तो इन कपड़ों को बनाना मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया। नंबर 2 में आता है देखिए आवास। आवास यानी भवन। खाना बदोश जीवन बिताते बिताते, जंगलों में भटकते भटकते मनुष्य को रहने की आवश्यकता हुई। तो पहले मनुष्य गुफा बना बना के रहा करते थे या दूसरे जानवरों की गुफाओं में कब्जा करके रहा करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, नदियों के किनारे बसना शुरू किया और वहाँ पर उन्होंने कच्चे पक्के मकान बनाने शुरू किए। तो मकान के निर्माण के लिए हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। जैसे ईंट है, तो ईंट का निर्माण आपने देखा ही है। इधर गांव के पश्चिम में देखिए एक भट्टा है, वहाँ पर ईंट बनता है, सभी को पता है। सीमेंट की फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पर सीमेंट बनाया जाता है। कंक्रीट बनाने की फैक्ट्रियाँ जहाँ कंक्रीट का निर्माण किया जाता है। रेत है, बालू है जो नदियों के किनारों से निकाले जाते हैं। सरिया है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है मकान बनाने में। लोहे के गार्डर हैं। कांच है जिनका प्रयोग खिड़कियों वगैरह में होता है, दरवाज़ों में होता है। तो इस तरह आवास के निर्माण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग होता है जो कि मनुष्यों द्वारा बनाया हुआ है। तो ये सभी भी वस्तुएं भी मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं। अब घरेलू कार्यों में मानव निर्मित वस्तुएं। तीसरा पॉइंट देखिए, घरेलू कार्यों में मानव निर्मित वस्तुएं। तो घरेलू कार्य क्या होता है? सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम असंख्य संख्या में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और ये सभी वस्तुएं कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनुष्य द्वारा ही बनाई हुई होती हैं। जैसे उदाहरण में देखिए कंघी है, जैसे ये कंघी, तो ये कंघी क्या है? मनुष्य बनाता है, फैक्ट्रियों में बनता है कंघी है। साबुन है, तकिया है, छाता, झाड़ू, बाल्टी, कूड़ादान, टोकरी, कप प्लेट, चम्मच, पंखा, कुर्सी, घड़ी, दरवाज़ा, शीशे की कटोरी, खिड़की, ठीक है, मैट, पैर पोंछने के लिए, ये वनस्पति तेल का डिब्बा, कुप्पी, ये सब क्या है? अगर आप सोचिए तो आप दिन भर में सैकड़ों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा, इसी पे एक छोटा सा आपको काम देते हैं कि आप अपने घर में सुबह उठने से लेके और शाम को सोने तक जिन जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं उनकी एक सूची अपनी कॉपी में बना के कल लाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृषि कार्यों में मानव निर्मित वस्तुएं। कृषि, चूँकि खेती हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हम लोग भी कृषि पर आश्रित हैं। तो कृषि कार्यों में भी मानव ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से तरह तरह की वस्तुओं का आविष्कार किया। जैसे खुदाई के लिए फावड़े का आविष्कार किया, काटने के लिए खुरपी का आविष्कार किया, हसिया का आविष्कार किया। ये खुरपी देखिए ना आपने, इस तरह से लोहे और लकड़ी से मिलकर बनता है मिट्टी खोदने के लिए। और विभिन्न प्रकार की तकनीकी का प्रयोग करके बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, जैसे ट्रैक्टर बनाया, ट्रैक्टर है, धान काटने की मशीन है, कंबाइन, ठीक है, रोटावेटर है, ये बोने की मशीन है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की मशीनें मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाई। थ्रेशर बनाया, आपने देखा थ्रेशर आप यूज़ भी करते हैं, थ्रेशर को घास काटने वाली मशीन है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की मशीनों का निर्माण किया, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जिससे हम कृषि के कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में मानव निर्मित मशीनरी तथा औषधियाँ। अब मेडिसिन भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है
इस क्षेत्र में भी मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मोस्टली मेडिसिन के क्षेत्र में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, तो इन सभी का योगदान रहता है। तो इनके द्वारा जो मानव निर्मित मशीनें हैं और औषधियाँ हैं, तो औषधियाँ यानी दवाइयाँ, तो मनुष्य को जैसी जैसी ज़रूरतें पड़ी वैसे वैसे दवाइयों का भी आविष्कार होता गया। दवाइयों में जैसे एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक दवाइयाँ हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, दर्द की दवाइयाँ हैं, बुखार की दवाइयाँ हैं, तरह तरह की ये दवाइयाँ जो टैबलेट और कैप्सूल्स के रूप में मार्केट में मिलती हैं, जिनको खाकर हम अपनी तबीयत को ठीक करते हैं या हमारी बीमारियों को दूर करने के काम आती हैं। इसी तरह से विभिन्न प्रकार में शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं को चेक करने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनरीज़ का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है, बुखार नापने की मशीन है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप है ब्लड की जांच करने के लिए, बीपी, शुगर सब नापने की मशीन है। ये सुई लगाने के लिए इंजेक्शन है। ये देखिए स्टेथोस्कोप है। तो ये सब क्या है? ये सब मेडिसिन के क्षेत्र में मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं। अब आते हैं हम लोग एक नई चीज़ जिस पर नई क्या है, ये बहुत पुरानी, ये इसमें मनुष्य का क्या योगदान रहा है, और वो है हमारा प्लास्टिक। तो प्लास्टिक एक्चुअली में रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया था, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे एथिलीन है, एसिटिलीन है। इन सभी के उच्च अणुभार के बहुलक होते हैं, जिनको हम प्लास्टिक पदार्थ कहते हैं। तो ये जो प्लास्टिक है, हमारे आसपास कई तरह की प्लास्टिक हम देखते हैं। प्लास्टिक के पाइप्स देखते हैं, प्लास्टिक के डंडे देखते हैं, प्लास्टिक की टोकरी देखते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी देखते हैं, मग देखते हैं। तो देखिए ये जितने भी प्लास्टिक के सामान हैं, कठोरता, उनकी कठोरता और गलनांक का मतलब होता है किस ताप पर कोई वस्तु गल कर द्रव में बदलना शुरू होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। गलने का टेम्परेचर, जिस ताप पर कोई वस्तु गलना शुरू कर देती है उसका गलनांक कहलाता है। तो कठोरता और गलनांक के आधार पर हमने प्लास्टिक को दो पार्ट में बांट लिया, दो भाग में। एक तो थर्मोप्लास्टिक कहते हैं और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो है वो गर्म करने पर मुलायम हो जाती है और ठंडा करने पर कठोर हो जाती है, और इसको बार बार हम ऐसा कर सकते हैं। जब गर्म करेंगे मुलायम हो जाएगी, जब ठंडा करेंगे कठोर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसे हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, इसे हम जितनी बार चाहें उतनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रबड़ की चप्पलें हैं, टूट जाती हैं, रिसाइकिल हो जाती हैं, दोबारा बनती हैं, दोबारा रीयूज़ हो जाता है, दोबारा उनको छोटे छोटे टुकड़ों में प्लास्टिक को काट के फिर से बना लेते हैं मशीनों द्वारा। उदाहरण में जैसे पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन को काट काट के छोटे छोटे पीसेस में करके मशीनों द्वारा फिर से बना लिया जाता है। पीवीसी है, प्लास्टिक के पाइप्स हैं। तो ऐसे प्लास्टिक जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, ज़रा इसमें समझिए दोनों में अंतर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो एक पर्टिकुलर ताप पर सेट होते हैं और गर्म करने पर मुलायम तो हो जाते हैं तथा ठंडा करने पर कठोर और खुरदरे हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बार हो सकता है, एक बार गर्म करके वो मुलायम हो सकते हैं और ठंडा करने पे कठोर या खुरदरे हो जाते हैं। पुनः इसका उपयोग संभव नहीं होता है, यानी इनको पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, इनका पुनः चक्रण पुनः नहीं बनाया जा सकता है। जैसे देखिए बेकेलाइट है, तो बेकेलाइट ये एक प्रकार का प्लास्टिक है जो आपने देखा अपने घरों में, आपने जो बिजली के स्विच देखे ऑन ऑफ करने वाला, ये देखिए स्कूल में ये बोर्ड में लगा हुआ है, ये इसको देखिए ऑन ऑफ करिए, तो ये जो है जब गल जाता है एक बार तो प्लास्टिक पिघल जाती है। पिघलने के बाद क्या करते हैं, इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसको हम फेंक देते हैं। घर में जो आप कुकर इस्तेमाल करते हैं, उस कुकर का हैंडल देखिए, वो भी बेकेलाइट का बना हुआ होता है, ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक है। तो ये बेकेलाइट एक बार टूट जाता है तो फिर इसको हम दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, काट पीट के दोबारा नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। अब प्लास्टिक के नुकसान क्या क्या होते हैं, ज़रा इस पॉइंट को समझ लेते हैं। प्लास्टिक एक तरह से बहुत उपयोगी वस्तु भी है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी है, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है
ये जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ होता है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होता है। ये पदार्थ बैक्टीरिया द्वारा या जीवाणुओं द्वारा सड़ाए या गलाए नहीं जा सकते, डिकम्पोज नहीं किया जा सकते, इनको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक आपने फेंक दिया तो वो सालों तक, कई सालों तक ज़मीन में पड़ा रहेगा, सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, और जलाने पर इसका धुआं वायुमंडल को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है। सीवर लाइन या नालियों को चोक कर देता है। जैसे घरों में लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक में कचरा भर देते हैं, कचरा भर के नाली में फेंक दिया, तालाब में फेंक दिया, सीवर लाइन में फेंक दिया, दूसरे दरवाजे के सामने फेंक दिया, यही सब काम करते हैं ना। तो अब उसमें क्या है, फेंक तो दिया उन्होंने, तो फेंकने के बाद क्या, वो गलता तो है नहीं, सड़ता है नहीं, तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, सालों साल उसी तरह से पड़ा रहता है। और नाली में जाएगा, नदियों में जाएगा तो उसको प्रदूषित करेगा, नालियों को चोक कर देगा, पानी का फ्लो बंद कर देगा। इस तरह से कई तरीके से ये नुकसान करता है। और खुले स्थानों पर आप पन्नी में डिफरेंट सामान भर भर के, कूड़ा करकट भर के फेंक देते हैं, सड़कों पे फेंक देते हैं, और जो घूमने वाले खुले जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह हैं, अगर ये जा रहे हैं उधर से तो उसको खा लेते हैं। खाने में होता है कि पन्नी उनके पेट में जाती है, जिसके कारण उनको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं और कई बार जानवर मर भी जाते हैं। अब देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, शीशे वीसे का सामान भी पन्नियों में डाल के फेंक देते हैं। अब उसको अगर कोई जानवर खाता है तो शीशा जब उनके मुंह में जाएगा तो क्या होगा, उनका मुंह कट जाता है, उनके मुंह में घाव बन जाते हैं, और जाने अनजाने हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो ये ध्यान रखिए, कांच का सामान कभी भी सड़क पर या इस तरह से पन्नियों में भरकर या कहीं इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए। प्लास्टिक के उपयोग क्या हैं? अब जरा हम प्लास्टिक के उपयोग पे आ जाते हैं। तो देखिए, प्लास्टिक से नुकसान तो है, लेकिन प्लास्टिक के यूज़ भी हैं। यूज़ क्या है, जरा इस पॉइंट को समझ लेते हैं। कुछ प्लास्टिक के टाइप्स हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं कि प्लास्टिक के प्रकार। जैसे नंबर 1 देखिए, पॉलीथीन। सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का हम करते हैं, पॉलीथीन का। कहीं भी गए, 4 ठो सब्जी लिया तो 4 तरह की पॉलीथीन या पन्नी ले ली। तो ये पॉलीथीन का प्रयोग किस में होता है? थैली बनाने में, न टूटने वाली बोतल बनाने में, पाइप बनाने में, बाल्टी इत्यादि बनाने में। दूसरे टाइप का प्लास्टिक हमारा एक्राइलिक प्लास्टिक, ये एक प्रकार का पॉलीमर होता है। इसका प्रयोग किया जाता है कार एवं ट्रक की खिड़कियों में। कार एवं ट्रक की खिड़कियों में एक्राइलिक के प्लास्टिक्स लगाए जाते हैं। पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपाइलिन, ये रस्सी, रेसा और मजबूत पाइप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है स्टाइरोन। स्टाइरोन ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए क्योंकि ये पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा। स्टाइरोन थर्माकोल, तो आपने देखा होगा थर्माकोल भी आपके घर में कोई महंगी चीज़ अगर आती है या आपके आस पड़ोस में आती है तो आपने देखा होगा कि वो थर्माकोल में पैक होके आती है, स्टाइरोन में पैक होके आती है। या जो आप चार्ट वगैरह, मॉडल वगैरह बनाते हैं तो मैं कई बार थर्माकोल लाया हूँ, आपने देखा होगा, उसको काट काट के बनाया गया है, वही थर्माकोल। इसका प्रयोग पैकिंग में होता है सॉरी, संचायक सेल के केस बनाने में, खिलौने इत्यादि बनाने में और महंगी चीज़ों को पैक करने में। अगला देखिए, ये मेलामाइन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण प्लास्टिक होता है। मेलामाइन का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। नॉन ब्रेकेबल क्रॉकरी, जो क्रॉकरी होती हैं, कप प्लेट वगैरह होती हैं, नॉन ब्रेकेबल मतलब जो आसानी से नहीं टूटती हैं। मेले वगैरह में आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि प्लेट को पटक के दिखाते हैं कि देखो नहीं टूट रहा है, देखो नहीं टूट रहा है, तो वो बेकेलाइट नामक प्लास्टिक का ही बना होता है। इसके बाद आता है अगला टेफ्लॉन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्लास्टिक है। टेफ्लॉन को PTFE भी कहते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, यानी ये इथीन का, टेट्राफ्लोरोइथीन का पॉलीमर होता है। और इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है कि ये नॉन स्टिक बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बर्तनों के ऊपर इसकी परत चढ़ा देते हैं तो इसके ऊपर गर्मी का या हीट का कोई असर नहीं होता है, जिसके कारण इस पर आटा या सब्जी या तेल, कोई भी चीज़ स्टिक नहीं करता, चपकता नहीं है। तो ना चपकने वाले बर्तन बनाने में और आजकल नॉन स्टिक कुकवेयर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला मानव निर्मित पदार्थ, कांच या ग्लास। तो आप कांच के बहुत तरह के वस्तुएं अपने आसपास देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं। तो एक्चुअल में ये कांच होता क्या है?
कांच धातुओं के सिलिकेट, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है, धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। ये कोई यौगिक नहीं है, ये मिश्रण होता है, इसमें कई पदार्थों को मिला के बनाया जाता है। कांच का गलनांक, गलनांक का मतलब क्या, वह ताप जिस पर कोई वस्तु गलना शुरू करती है, निश्चित नहीं होता है, यानी इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। इसको हीट करते हैं तो ये गलना शुरू हो जाता है। कांच एक अमारफस ठोस, अमारफस ठोस क्या होता है? अमारफस ठोस का मतलब होता है ऐसे ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर द्रव में बदल जाते हैं और द्रव की तरह बहना शुरू कर देते हैं, जिसे हम अतिशीतित द्रव या सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं, क्योंकि ये गर्म करने पर द्रव की भांति बहना शुरू कर देते हैं। कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है, यानी कांच के भागों को अगर अलग अलग सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाए तो उसकी संरचना एक जैसी नहीं दिखाई देती है। कांच के जो गुण होते हैं वो उसमें मिलाए गए जो अवयव होते हैं, जिन पदार्थों से मिला के उसको बनाया जाता है, उसके गुणों पर निर्भर करता है। देखिए ये डिफरेंट कांच के सामान, और भी आप अपने आसपास कांच के सामान देखते हैं, कांच के गिलासें देखते हैं, खिड़कियों के कांच देखते हैं। तो अब देखिए ये कांच कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कांच के प्रकार। तो कांच के प्रकार देखिए, नंबर 1 साधारण या मृदु कांच, साधारण या मृदु कांच। तो ये जो साधारण कांच होता है ये सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर तथा रेत यानी बालू से मिलकर बनाया जाता है, और इसका प्रयोग किस में करते हैं? बोतल बनाने में, परख नली बनाने में, खिड़की का शीशा बनाने में। ये देखिए ये शीशा, खिड़की का शीशा है, ये शीशे के टुकड़े हैं, और ये हमारी परख नली। परख नली आपने देखा है ना, मैंने प्रयोग कराते समय आपको कई बार दिखाया है, परख नली में प्रयोग किया है, गर्म भी किया है उसमें पानी या कोई पदार्थ डालकर। याद आ रहा है? ठीक है। अब दूसरा टाइप का कांच देखिए, कठोर कांच। दूसरे टाइप का कांच कौन सा है? कठोर कांच है। अब ये कठोर कांच पोटेशियम कार्बोनेट का बना होता है, चूना पत्थर और रेत यानी बालू का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? फ्लास्क बनाने में किया जाता है। तो फ्लास्क भी आपने देखा है, मैंने आपसे पानी मंगवाया है कई बार, फ्लास्क में कांच का बना हुआ होता है। ये देखिए ये फ्लास्क है, और ये बीकर। तो बीकर में इस तरह से ऐसे निकला रहता है, इसलिए इसको बीकर कहा जाता है, क्योंकि इसकी चोंच जैसी संरचना होती है, चोंच जैसी संरचना निकली होती है, इसलिए इसको बीकर कहते हैं। प्रयोगशाला के जो उपकरण होते हैं उसमें कठोर कांच का प्रयोग किया जाता है। तीसरे प्रकार का कांच है फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। तो फ्लिंट कांच का एग्जाम्पल क्या है? जैसे प्रिज्म है। तो प्रिज्म का प्रयोग आपने देखा था कि सफ़ेद किरण, सूरज की रोशनी जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और ये 7 रंग कौन से होते हैं? बैजनी, हपी नाला यानी विबग्योर। याद आ रहा है आपको? हाँ, गुड। चश्मों के लेंस बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और प्रकाशिक यंत्रों के लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। चौथे टाइप का कांच है फोटोक्रोमिक कांच। तो फोटोक्रोमिक कांच, फोटोक्रोमिक का मतलब होता है ऐसा कांच जो प्रकाश में अंधेरा कर देता है और अंधेरे में सफ़ेद हो जाता है, यानी काला और सफ़ेद होता रहता है, जो अब फोटोक्रोमिक कांच कई लोगों को देखा होगा लगाते हैं। तो ये जो फोटोक्रोमिक कांच होता है इसमें सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। सिल्वर आयोडाइड, इसका रासायनिक फार्मूला है AgI। आपको सिल्वर का प्रतीक पता है Ag, और आयोडीन का प्रतीक पता है I। तो सिल्वर और आयोडीन को मिला के AgI सिल्वर आयोडाइड बनाया जाता है। अब देखिए ये फोटोक्रोमिक कांच काम कैसे करता है। जब हम धूप में जाते हैं तो धूप में ये जो सिल्वर आयोडाइड है ये विघटित हो जाता है, टूट जाता है सिल्वर में और आयोडीन में। ये जो सिल्वर जब अलग हो जाता है आयोडीन से तो ये लेंस को गहरे रंग का कर देता है, डार्क कर देता है, और जब हम छाया में आते हैं तो ये सिल्वर और आयोडीन दोनों मिल जाते हैं और मिलकर सिल्वर आयोडाइड AgI बना लेते हैं। तो जब ये AgI में बदल जाता है तो इसका गहरा रंग जो है वो हल्का होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार धूप और छाँव में जाने पर चश्मे का रंग बदलता रहता है, इसलिए ऐसे चश्मे को या ऐसे ग्लास को, ऐसे कांच को क्या कहते हैं? फोटोक्रोमिक कांच कहते हैं। अब अगर मान लो फोटोक्रोमिक कांच, कई लोगों का आपने देखा नीले रंग का चश्मा लगा के घूमते हैं, पिक्चर में, फिल्मों में आपने देखा होगा।
तो ये जो नीला रंग चश्मे में लाया जाता है वो किससे होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड नामक रासायनिक पदार्थ से। हल्का नीला रंग के लिए फेरिक ऑक्साइड नामक रासायनिक पदार्थ यूज़ करते हैं। हल्के हरे रंग के लिए क्रोमियम ऑक्साइड नामक रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए पीले रंग का चश्मा, पीले रंग का शीशा बनाना है, तो पीले रंग के लिए सीरियम ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड नामक रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वस्तु है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसका नाम है मृत्तिका। मृत्तिका, कितने लोग जानते हैं मृत्तिका के बारे में? हाथ उठाओ। मृत्तिका नाम सुना है कभी? नहीं सुना है? अच्छा चलिए, कितने लोग कुम्हार के बारे में जानते हैं? सब लोग जानते हैं, वेरी गुड। कुम्हार क्या बनाते हैं? घड़ा बनाते हैं और दिया बनाते हैं और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। गुड, वेरी गुड। तो अब देखिए, आप जानते तो सब कुछ हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि ये जो कुम्हार बर्तन बना के तैयार करते हैं ना, यही मृत्तिका होता है। तो देखिए मृत्तिका क्या है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करते हैं जिसको हम चिकनी मिट्टी या क्ले कहते हैं। तो कुम्हार द्वारा मिट्टी को गूँथा जाता है आटे की तरह, और प्लास्टिक की तरह उसको फ्लेक्सिबल बना लिया जाता है। अब ये जो कुम्हार द्वारा गूँथी हुई चिकनी मिट्टी होती है यानी क्ले, इससे चाक द्वारा, कुम्हार का चाक देखा है ना आपने, जिसको घुमाते हैं, वो शेप देते हैं बर्तनों को। चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उन्हें उच्च ताप पर भट्ठी में पकाया जाता है। पके हुए इन बर्तनों को ही मृत्तिका कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे। मृत्तिका क्या होता है? कुम्हार द्वारा पकाए गए बर्तन। ये जो बर्तन बनाता है कुम्हार, ये कैसे होते हैं? ये सरंध्र होते हैं, पोरस होते हैं। जैसे घड़ा आपने देखा हो, घड़े में जब आप पानी रखते हैं तो घड़े के बाहर भी गीला हो जाता है। तो अब इसको जल रोधी बनाने के लिए, कि जल बाहर ना आए, वाटर प्रूफ बनाने के लिए इसके ऊपर टिन ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, और लेप लगाकर इसको गर्म करते हैं। जब हम इसे लेप लगा के गर्म करते हैं तो ये जो लेप इसके ऊपर लगा होता है, ये लेप पिघल कर इन छिद्रों में भर जाता है और चमकदार परत के रूप में दिखाई देने लगता है। तो ये जो चमकीली परत के रूप में छिद्रों को ढक लेता है, जिसके कारण बर्तन जो है वो जलरोधक हो जाते हैं। तो जलरोधक बनाने के लिए भी हम रासायनिक पदार्थ टिन ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड का लेप लगाते हैं। चीनी मिट्टी, ये भी एक प्रकार की सफ़ेद मृत्तिका है। चीनी मिट्टी के बर्तन आपने देखे होंगे, चीनी मिट्टी के कप प्लेट देखे होंगे, चीनी मिट्टी के स्पार्क प्लग देखे होंगे जो गाड़ियों में लगाए जाते हैं। तो इसका भी बहुत ज़्यादा, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी की मूर्तियाँ देखी होंगी। रंगीन बनाने के लिए धात्विक यौगिक मिलाते हैं। अगर मान लीजिए मिट्टी में हमको कलर देना है तो उसमें रंगीन यौगिकों को मिलाया जाता है जिस कलर का हमें बनाना हो। तो ये इसमें कौन कौन से इसके उदाहरण देखिए ज़रा। उदाहरण में बर्तनों का बनाना, मूर्तियाँ बनाना, खिलौने बनाना, ये सब कुम्हार द्वारा बनाए जाते हैं। इनको पकाया जाता है, मृत्तिका बनाई जाती है। तो मृत्तिका बर्तन, मूर्ति, खिलौना इत्यादि कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर इस चित्र से भी समझ लीजिए, ये एक कुम्हार है, ये देखिए इसका चाक, ये कुम्हार हो गया। ये इसका चौक है जिस पे ये बर्तन को ढाल रहा है, घुमा घुमा के इसको घुमाता है डंडे से और शेप देता चला जाता है, और कच्चे बर्तन ये तैयार करके रखता है। ज़रा अब ये जो कच्चे बर्तन हैं इनको भट्टियों में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद ये पक जाते हैं। पकने के बाद इस पर आप तरह तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है, रंग सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पके हुए बर्तन हैं यही क्या कहलाते हैं? मृत्तिका कहलाते हैं। ठीक, याद रहेगा मृत्तिका। चलिए गुड। अब ज़रा समझते हैं कि मनुष्य द्वारा बनाए गए साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है। तो देखिए साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है हमको अपने लेवल पे ही समझना है, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य तरीके से इसको समझ लीजिए कि ये जो साबुन होते हैं, ये जो अम्ल होता है, वसी अम्ल, उच्च वसी अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वसी अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं,
और ये हम मृदु जल के साथ झाग बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो साबुन है ये मृदु जल के साथ, देखिए जल दो तरह का होता है, कठोर जल और मृदु जल। तो मृदु जल तो अच्छा होता है जो हम पीने के काम में लाते हैं, कठोर जल अच्छा नहीं होता है। तो ये जो साबुन है वो कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता। आप घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, झाग नहीं बनेगा, कपड़ा साफ नहीं होगा जब तक हम अच्छा जल या मृदु जल के साथ साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये मृदु जल के साथ झाग बनाता है। साबुन प्रायः टिकिया के रूप में, टिक्की के रूप में ही बाज़ार में मिलता है। जैसे ये देखिए, ये तरह तरह के साबुन है। आप कौन सा साबुन लगाते हैं? देखो ये लक्स है, ये डब है, ये हमाम है, ये नीम है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के साबुन अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसको बनाता कौन है? मनुष्य ही बनाता है। तो उच्च वसी अम्लों को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है, गर्म करके ये साबुन बनाए जाते हैं। दूसरा देखिए, डिटर्जेंट या अपमार्जक क्या होते हैं? ये भी उच्च वसी अम्लों के, ये तो पोटेशियम सोडियम लवण होते हैं और ये होते हैं सोडियम पोटेशियम सल्फोनेट, जो एक अलग तरह का साल्ट होता है, सल्फोनेट लवण होते हैं। ये जो अपमार्जक है या डिटर्जेंट है ये मृदु तथा कठोर दोनों के साथ झाग बनाते हैं। इसलिए अगर हम साबुन और डिटर्जेंट में तुलना करें, अपमार्जक में तुलना करें, तो कौन ज़्यादा बढ़िया है? अपमार्जक ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये मृदु और कठोर दोनों के साथ झाग बना लेता है। यानी ये किसी भी तरह का पानी हो आसानी से कपड़ों को साफ कर देगा। डिटर्जेंट टिकिया के रूप में भी मिलता है और पाउडर के रूप में भी मिलता है, कई बार द्रव के रूप में भी मिलता है, द्रव के रूप में। और ये साबुन भी लिक्विड सोप के रूप में या लिक्विड द्रव के रूप में मिलता है। तो देखिए जैसे टाइड है, आप बाज़ार से लाते हैं ना, टाइड है, निरमा है, रिन है, ये सब क्या है? ये सब डिटर्जेंट के एग्जाम्पल हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हम लोग का चैप्टर पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। इस पार्ट को, वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से इसको समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पार्ट के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। और हमारे वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कि ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।